नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज की ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन के ऊपर। और राजस्थान के भौतिक विभाजन की बात करें तो इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांट रखा है। 4 भाग कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा मध्य अरावली, और तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ये 4 भागों में इसको विभाजित किया हमने। इसमें से जो पहला नंबर का हमने लिया वो कौन सा लिया है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग कौन कौन से? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांट लिया। कौन कौन सा? एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी ये चल रहा है अपना बालू का स्तूप मुक्त है। और ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें बालू रेत के जो टीले होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये क्षेत्र एक प्रकार से पथरीला होता है। कैसा होता है? पथरीला। और वैसे पथरीला जो क्षेत्र है मरुस्थल का, उसको हम हम्माद या हम्मादा कहते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में काफ़ी सारी विशेषताएं हम देखते हैं। जैसे एक हमने देखी थी लाठी सीरीज। क्या देखी थी? लाठी सीरीज, लाठी श्रृंखला के बारे में हमने पढ़ा, जिसका विस्तार पोखरण में है। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में 80 किलोमीटर लंबी है, 60 किलोमीटर चौड़ी है। उसमें सेवण घास भी देखने को मिलती है। गोडाउन के लिए काफ़ी प्रिय भोजन माना जाता है, वो उसकी शरण स्थल भी माना जाता है। गोडाउन राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है। तो कुछ सारे जो भी बिंदु थे वो सारे बिंदु हमने उसके बारे में देख लिए थे। और स्थलाकृतियां हैं इस क्षेत्र की, उन स्थलाकृतियों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो आज की, पाप बोल्डर। मतलब वही चल रहा है, अन्य फैक्ट्री चल रहा है, पाप बोल्डर। पाप बोल्डर, पाप बोल्डर क्ले भी कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई मिट्टी पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? पाप बोल्डर क्ले। तो आप पाप बोल्डर लिख सकते हैं। अब ये पहले तो बाप बोल्डर मिलती थी विद्यार्थियों जोधपुर में, लेकिन आजकल कहां पर मिलती है? फलोदी में। क्योंकि फलोदी क्या हो गया? जिला हो गया। तो लिखिएगा, फलोदी जिले के समीप ही, फलोदी जिले के समीप ही फलोदी जिले के समीप ही बाप नामक स्थान पर बाप नामक स्थान पर परमियन कार्बोनिफेरस, परमियन कार्बोनिफेरस युग की हिमानीकृत, कैसी चट्टानें? हिमानीकृत चट्टानें या चट्टानों के अवशेष मिले हैं, उन्हें बाप बोल्डर के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए बाप बोल्डर क्या है? एक हिमानीकृत चट्टान है जो कि परमियन कार्बोनिफेरस युग की है। और कहां पर मिली है? बाप नामक स्थान पर मिली है। और बाप नामक स्थान कहां पर है? फलोदी में। फलोदी खुद जिला। पहले कोई समय जब जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ था तो उससे पहले फलोदी जोधपुर जिले में आता था। किस में आता था? जोधपुर जिले में आता था। लेकिन अब जोधपुर का कोई रोल ही नहीं है, अब तो किस में आता है?
फलोदी में आता है। लिखिएगा, इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, बाब बोल्डर वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो ये चट्टानें मिली है ये कैसी है, हिमानीकृत, या फिर इनको हम ये भी कह सकते हैं गोलाश्म। कैसी है, गोलाश्म चट्टानें मिली है, गोलाश्म, गोलाश्म चट्टानें। अगला फैक्ट लिखो, इस क्षेत्र की छोटी छोटी, या इस क्षेत्र में छोटी छोटी ग्रेनाइट, छोटी छोटी ग्रेनाइट कॉमा सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, चूना पत्थर की पहाड़ियां पाई जाती है। ये जो बाबोल्डर क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां भी पाई जाती है, और उन पहाड़ियों से क्या निकलता है, ग्रेनाइट मिलता है, सैंडस्टोन मिलता है, और चूना पत्थर जैसे खनिज मिलते हैं। ध्यान रखना, कीमती पत्थर हो गया एक प्रकार से। लिख लिया। आपसे पूछा जाए नकलिस्तान क्या, नकलिस्तान या फिर मरुद्यान क्या होता है? हाँ, बात तो सही है। आप पॉइंट डालो छोटा सा, नकलिस्तान या मरुद्यान। हरियाली कहाँ रहेगी, जहाँ जल होगा। क्या होगा, मरुस्थल में कई जगह पे जल ऐसे पाए जाते हैं, या जल का बेसिन पाया जाता है, तो उसके आसपास जो हरियाली का क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, नकलिस्तान या मरुद्यान कहते हैं। देखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में पूरा थार का मरुस्थल है, और कहीं पे आपको ऐसे हरियाली वाला क्षेत्र मिल जाए अचानक, तो एक प्रकार से वो नकलिस्तान हो गया ना, या मरुद्यान कह सकते हैं। हरा पानी पाया जाता है वैसे, तो घास, खारे पानी में भी तो घास उग सकती है, खारे पानी में एक प्रकार से वनस्पति का उद्भव हो सकता है, वो दिक्कत नहीं। लिख लो, देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में, और वैसे मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, तो खारा पानी तो मिलता ही वहां पर, कुछ कुछ जगह पर मीठा मिल जाता है, जैसे लाठी सीरीज मिलता है। देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां पर जल बेसिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जल बेसिन पाया जाता है, जिसके चारों ओर, जल बेसिन होता ना, जिसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, हरियाली विकसित हो जाती है, तो उसे मरु उद्यान या नकलिस्तान कहा जाता है। और ये नकलिस्तान या मरुद्यान जैसी आकृति या स्थलाकृति आपको देखने को कहां पर मिलेगी, जैसलमेर, कहां पर मिलेगी, जैसलमेर में, बाड़मेर में, ऐसे कई मरुद्यान मिलते हैं। ध्यान, और आपको पता है जैसलमेर और बाड़मेर में तो मरुद्यान भी फैला हुआ है। देख लो, लिखो, कोलायत झील को, अगला फैक्ट नोट डाल के, कोलायत झील को रेगिस्तान का सुंदर उद्यान भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए रेगिस्तान का सुंदर उद्यान किसे कहते हैं, कोलायत झील को।
हाँ वही वही वही, कोलायत झील को कहते हैं। और कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ पर है? हाँ। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान किसे कहते हैं? कोलायत झील को कहते हैं, क्योंकि कोलायत झील के आसपास हरियाली क्षेत्र है इसलिए, है ना। आपको पता है जो कोलायत झील है ना, या कोलायत जो क्षेत्र है, कौन से मुनि की तपस्या स्थल रहा है? कपिल मुनि, लिख लीजिए। जो कि कपिल मुनि की तपोस्थली रही है। कपिल मुनि की तपोस्थली या तपोभूमि भी कह सकते हैं, तपोभूमि रही है, तपोभूमि रही है। और आपको पता है ये कोलायत झील है ना, ये दीपदान के लिए काफी प्रसिद्ध है, दीपदान किया जाता है वहां पे, है ना, दीपों को ऐसे बहा देते हैं उस झील में। लिखिएगा, ये झील दीपदान के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी देखो हमने चर्चा स्टार्ट की थी बीकानेर, बीकानेर, कोलायत बीकानेर। कोलायत एक जगह भी है और कोलायत झील भी है, और दोनों ही कहां पर है? बीकानेर में, ध्यान रखना। अभी हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान का जो भौतिक विभाजन हमने 4 भागों में किया, उसमें से हमने उत्तर पश्चिम मरुस्थल को पढ़ना चालू कर दिया है, और ये 3 अभी शेष है सीधे सीधे, इनको अभी तक हमने छेड़ा भी नहीं है। हाँ ठीक है, बेसिक जानकारी दे दी होगी, वो बात एक अलग है। अब अगर बात करें उत्तर पश्चिम मरुस्थल, तो इसको 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्ध शुष्क। और इन दोनों के बीच में जो समरेखा रखी थी वर्षा की, वो कौन सी रखी थी? 25 सेंटीमीटर। 0 से 25 कौन सा क्षेत्र? शुष्क। और 25 से 50 वाला जो क्षेत्र जाएगा वो कौन सा जाएगा? अर्ध शुष्क में चला जाएगा। तो अब अगला जो पार्ट पढ़ेंगे हम, वो कौन सा पढ़ेंगे? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ेंगे ना। तो हेडिंग डालिए आप, अर्ध शुष्क प्रदेश। आधा पार्ट कर लिया एक प्रकार से हमने ना उत्तर पश्चिम मरुस्थल का। अब दूसरा कौन सा लिखेंगे? अर्ध शुष्क प्रदेश, ये वाला। अर्ध शुष्क प्रदेश कौन सा प्रदेश विद्यार्थियों? अर्ध शुष्क प्रदेश। अब देखो, इस अर्ध शुष्क प्रदेश है ना, इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। ये 4 भाग कौन कौन से? आप एक काम करें, केवल हेडिंग डाल ले अभी तो, अर्ध शुष्क प्रदेश, फिर इसको समझने की कोशिश करें। कोई नहीं, बाद में समझा देना। तो एक तो पढ़ते हैं हम इसमें गग्गर बेसिन। कौन सा बेसिन? गग्गर बेसिन। एक पढ़ेंगे हम इसमें शेखावटी क्षेत्र, ये शेखावटी प्रदेश कह सकते हैं, शेखावटी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस अर्ध शुष्क को और पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है, शेखावटी प्रदेश। और तीसरा कौन सा पढ़ेंगे? नागौरी या नागौर उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, ये तीसरा हो जाएगा इसका। और नागौरी उच्च भूमि को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांट लेंगे। 3 भाग कौन कौन सा? मकराना क्षेत्र, एक मिनट, मकराना क्षेत्र कह सकते हैं, मकराना श्रेणी भी कह सकते हैं ना, मकराना श्रेणी में विभाजित करेंगे। दूसरी गोठ मांगलोद, तो मांगलोद लिख दूं, मांगलोद श्रेणी। और तीसरी कौन सी? चायल श्रेणी। ये 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक लूनी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। चौथा कौन सा है? लूनी बेसिन। लूनी नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है ना, उसको बोलते हैं लूनी बेसिन, और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र वो लूनी बेसिन कहलाएगा पूरा। तो आप इस डायग्राम को बना लो पहले, फिर आगे पढ़ेंगे हम, जिससे आपके माइंड में बैठ जाएगा भाई इसमें पढ़ना क्या क्या है।
नहीं फिर कहोगे सर ये क्या हो रहा है। इसे राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़ या वांगड़ भी कहते हैं। वही है ना, कोई पानी को पानी कह देता है, कोई वाणी को बाणी कह देता है, नहीं कहता है क्या? लेकिन वांगड़ या वांगड़ और वागड़ अलग है, ध्यान रखना। वागड़ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास, और ये जो शेखावटी नागौर चूरू के आसपास का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? बांगड़। पच्चीस से 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी इसमें। कितनी? 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है मुख्य रूप से। तो औसत वर्षा ये है। हो सकता है ज्यादा हो जाए तो फिर आप कह दो सर ये फिर इस क्षेत्र में थोड़ी आएगा, आता है इसमें। लिख लिया? जल्दी लिख लो। अरे पहले दिन भी ये चार्ट बनवाया था मैंने आप लोगों को, इतना टाइम मत लगाया करो, जल्दी जल्दी बनाया करो चार्ट। हटो साइड में एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, बाद में ले लेना, क्या दिक्कत है। फोन नहीं हो तो उसका भी इलाज है बहन जी। फोन ही नहीं तो कैसे? अरे मैं बताऊं ना इलाज क्या है। 1 लाख रुपए लेके आओ, बढ़िया सा फोन आपके घर तक पहुंचा दूंगा। ये लो, आईफोन भी पहुंचा देंगे, आईफोन में कोई सी भी सीरीज पहुंचा सकते हैं, क्या दिक्कत है। बस पैसा होना चाहिए। और महंगे होंगे फिर भी लोग लेंगे, जितना महंगा होगा उतने ज्यादा लोग लेंगे, दिखावा करने के लिए लेते हैं ना कई लोग। अच्छा अच्छा, तो अभी तो इंडिया का तो युद्ध रुकवाया, फिर ठीक है। वैसे ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो भारत के पक्ष में नहीं होती है सामान्यतः। सब चालू है, कैमरे वैमरे चलें। चलो, ये बारिश लिख ली आपने? लिखो, इस क्षेत्र की औसत वर्षा, या इस क्षेत्र में औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। लिख लिया? अन्य नाम लिख लिया आपने इसके? राजस्थान का बांगड़ या वागड़ क्षेत्र भी कहलाता है। देखो, अगर आप इसको मैप में देखना चाहते हैं तो मैप आएगा, ये मैप है। तो ये तो जो ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा अरावली क्षेत्र है। ये क्या है? अरावली क्षेत्र है। और अरावली के इधर, और अगर ये वाला क्षेत्र देखें हम, ये वाला, ये अर्ध शुष्क में आ जाता है। किस में आ जाता है? अर्ध शुष्क में आ जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके बारे में कि अरावली और पश्चिमी मरुस्थल, या शुष्क मरुस्थल कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? शुष्क मरुस्थल क्षेत्र के बीच का भाग क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता है, या अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र कहलाता है, जिसमें औसतन वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। लिख लो इस फैक्ट को भी, लिखिएगा।
यह प्रदेश अरावली और शुष्क मरुस्थल के मध्य स्थित है। देखो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे एक आइडिया दे देता हूं। 50 सेंटीमीटर जो बारिश होती है, कितनी? 50 सेंटीमीटर बारिश है, ये अरावली और ये पूरा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको अलग करती है। मतलब अरावली के इधर 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और इधर कम होती है, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा अरावली से मरुस्थल को अलग करती है। ठीक है, कह सकते हैं हम इस बात को। दूसरी बात, अब इस वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है, इसमें जो बारिश हो रही है वो कितनी हो रही है बताओ? 0 से 50 हो रही कि नहीं हो रही? अब 0 से 50 हो रही, इसमें 0 से लेकर 25 तक तो हम कर देंगे किसमें? शुष्क में। और 25 से लेकर 50 तक किसमें लेके जाएंगे? अर्ध शुष्क में लेके जाएंगे। तो इस क्षेत्र में जो होगी ना वो कितनी होगी बताओ? 25 से 50 होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनको अलग करने का जो काम करती है वो 25 सेंटीमीटर करती है। इनको 25 सेंटीमीटर करेगी और यहां से अलग करने का काम कौन सी करेगी? 50 करेगी। ध्यान। तो अगला फैक्ट लेके आप, अर्ध शुष्क, साइलेंट कर लो भाई इसको। अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार लिख लें। विस्तार लिखें आप। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन। डिडवाना कुचामन एक साथ आएगा ना? डिडवाना कुचामन, जोधपुर और ब्यावर का उत्तर पश्चिम भाग। ब्यावर का कौन सा? ब्यावर का उत्तर पश्चिम भाग, पाली, जालोर, बालोतरा और बाड़मेर का दक्षिणी पूर्वी भाग। बाड़मेर का कौन सा? दक्षिणी पूर्वी भाग। बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें? दक्षिणी पूर्वी भाग आएगा विद्यार्थी। तो इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। किसका? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का। ध्यान रखना। लिखो जलवायु। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? कैसी होगी बताओ इसकी जलवायु? अर्ध शुष्क जलवायु। BSHW, BSHW। और शुष्क में कौन सी पाई जाती? वो लिखाई दी मैंने उस दिन आपको, लिखा दी थी ना, BWHW पाई जाती है। वो शुष्क में पाई जाती है, ये BSHW में पाई जाती है। और ये क्या है, ये जब हम उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, उस समय देख लेंगे। ठीक है। अब देखो, अर्ध शुष्क मरुस्थल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क मरुस्थल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन और नागौरी उच्चभूमि और लूणी बेसिन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको? घग्गर बेसिन को। हेडिंग डालिएगा आप, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन। अब देखो, वैसे तो हम है ना पूरा नदी वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, तब घग्गर नदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
घग्गर नदी पढ़ेंगे तब ये कंसेप्ट इसका पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे एक घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकल के आती है। कहाँ से आती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के आती है। और इसमें हनुमानगढ़ कौन सा वाला? ये वाला होगा। हनुमानगढ़ में होती हुई, गंगानगर में होती हुई, कई बार ज्यादा पानी आ जाता है तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। ठीक है। हालांकि घग्गर नदी को हम आंतरिक प्रवाह की नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवाह की ऐसी नदी है जो कि राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश कर, कहां से करती है? और घग्गर नदी कभी कभी इंटरनेशनल नदी हो जाती है, कभी कभी होती नहीं है। इंटरनेशनल कैसे हो जाती है? पाकिस्तान तक चल जाती है तो इंटरनेशनल हो जाएगी, और पाकिस्तान तक नहीं जाएगी तो इंटरनेशनल का, फिर तो भारत भारत में बहती है। लेकिन क्या केवल राजस्थान में बहती है? नहीं, और भी राज्यों में बहती है। हिमाचल प्रदेश से आती है, हरियाणा में भी बहती है, राजस्थान में बहती है। तो ये तो जब इसका पूरा घग्गर नदी पढ़ेंगे हम, जब देखेंगे, अभी तो केवल हम इसका क्षेत्र देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो अपना भौतिक विभाजन कर रखा है उसमें घग्गर नदी बेसिन उसको कहते हैं। घग्गर और घग्गर की जो सहायक नदियां है जिस क्षेत्र में बहती है उसको क्या बोलते हैं? घग्गर नदी बेसिन कहते हैं। थोड़ा सा पॉइंट लिख लो इसके बारे में। लिखो, क्या लिखा आपने? घग्गर का, घग्गर बेसिन या घग्गर मैदान लिख सकते हो आप, घग्गर का मैदान भी कह सकते हो इसको। लिखो, इसका विस्तार राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है। घग्गर बेसिन है नहीं पहला वाला, ये वाला, तो इसका विस्तार कहां पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। मैं भी लिख देता हूं यहां पे अलग से। घग्गर बेसिन हनुमानगढ़ में तो प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ पूरा लिखाऊंगा वहां पर, हनुमानगढ़ में कहां प्रवेश करती है, फिर कहां से पाकिस्तान में मिलती है, वो वहां देखेंगे, पूरी नदी चैप्टर पढ़ेंगे। हनुमानगढ़ और गंगानगर, गंगानगर इन दो जिलों में प्रवाहित होती है राजस्थान के। लिखिएगा, इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि उपजाऊ और चिकनी होती है। कैसी होती है? उपजाऊ और चिकनी होती है, जिसे बग्गी या काठी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? बग्गी या काठी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी का जो तल है ना, या जिसे हम पाट कहते हैं, उसको नाली के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी का जो पाट है उसको किस नाम से जानते हैं? नाली। अगला फैक्ट ये लिखिएगा, घग्गर नदी का या घग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। अब देखो, हनुमानगढ़ में एक जगह है, या शहर कह सकते हो, हनुमानगढ़ जंक्शन। क्या कह सकते हो? हनुमानगढ़ जंक्शन। तो हनुमानगढ़ जंक्शन को अगर हम देखें और एक बालोतरा शहर को देखें, इसको देखें, बालोतरा शहर को देखें, तो बालोतरा तो लूनी नदी के किनारे, और हनुमानगढ़ पड़ेगा घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अगर हम देखते हैं तो ये नदी थोड़ा, जैसे नदी बह रही इतने ऊपर क्षेत्र पे, और ये शहर पड़ जाते नीचे। क्या पड़ जाते? मतलब इन, कोई भी नदी बहती है तो नदी में उसका तल भी तो होता है। तो इन इस घग्गर नदी का तल इतना ऊंचा है कि शहर नीचा पड़ जाता है। जैसे आप अजमेर देख, जैसे कोई रेलवे ट्रैक जा रहा है, आप बाई चांस कोई रेलवे ट्रैक को देखते हो तो अपना शहर नीचे रह जाता है, ट्रैक ऊपर जाता है। कई बार हाईवे देखते हो आप, तो हाईवे ऊपर बह रहा है, सॉरी बह रहा मतलब चल रहा है, तो हाईवे ऊपर चल रहा है, लेकिन शहर को अगर देखोगे आप, उसकी बिल्डिंग वगैरह देखोगे तो उसकी नीचे होती है, या उसकी जो भूमि है उसका तल, जैसे हाईवे का तल देखो आप, एक कोई हाईवे होता है वो इतना ऊपर होता है, और उसके आसपास की जमीन या आसपास के जो गांव है वो नीचे रहते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी का जो पाट है, घग्गर नदी का जो तल है, वो हनुमानगढ़ जंक्शन जो शहर है उससे ऊंचा है।
इसी प्रकार जो बालोतरा शहर है, बालोतरा शहर भी लूनी नदी के पाट से नीचा है। लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? कुछ लिखा था कि लास्ट में? घग्गर नदी, अगला फैक्ट लिखो। घग्गर नदी का पाट हनुमानगढ़ जंक्शन से ऊंचा है। हनुमानगढ़ जंक्शन से ऊंचा है। इसी प्रकार लूनी नदी का पाट, पाट का मतलब होता है तल। क्या होता है? तल। लूनी नदी का पाट ब्रैकेट में तल बालोतरा शहर से ऊंचा है। अब हालांकि हम पढ़ क्या रहे हैं? घग्गर। लिखा किसके बारे में रहे? लूनी के बारे में। लेकिन कुछ तुलनात्मक फैक्ट आ जाते हैं तो लिखने पड़ते हैं विद्यार्थियों। अब मैं समझाता हूं आपको। देखो, ये नदी बह रही पूरी, ये नदी का ऊपर वाला पार्ट है, और इसका तल कौन सा जाएगा? नीचे जाएगा ना, ये तल है इसका। और अगर कोई शहर बसा हुआ है यहाँ पर, ये शहर बसा हुआ है, तो अब बताओ, नदी तो यहाँ ऊपर बह रही है, पानी कम रहेगा तो भी इसका पानी यहाँ तक रह रहा है, तो अगर इसमें थोड़ा सा भी ज्यादा पानी आएगा तो डूबेगा कौन? शहर डूबेगा ना। हनुमानगढ़ जंक्शन डूबेगा कि नहीं डूबेगा? तो जब भी घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो कौन सा शहर डूबता है? और जब भी अजमेर में भयंकर बारिश होती है तो कौन सा शहर डूबेगा? बालोतरा। क्यों? क्योंकि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? नागपाड़ से होता है। तो ऐसे सवाल बनते हैं साइकोलॉजी टाइप के। समझ गए अब? तो लिख लो अब। बालोतरा, बालोतरा में लूनी नदी की वजह से बाढ़ आती है, वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन में घग्गर नदी की वजह से बाढ़ आती है। लिख लिया? आपसे पूछा जाए घग्गर बेसिन का क्षेत्र राजस्थान में कौन से जिलों में है? बताओ। गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से शुरुआत होती है और गंगानगर तक जाती है और आगे पाकिस्तान में भी चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में घग्गर नदी 2 जिलों में बहती है जिसका नाम हनुमानगढ़ और गंगानगर है, तो इसी क्षेत्र को घग्गर बेसिन कहते हैं। लिखा सकता हूं इस फैक्ट को? तो लिख लो। घग्गर नदी राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती है और इन्हीं 2 जिलों के क्षेत्र को घग्गर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। लिख लिया? देखो, वैदिक काल में या प्राचीन काल में हम कह सकते हैं, वैदिक सभ्यता के दौरान आपने पढ़ा होगा, सरस्वती नदी का नाम सुना होगा। कहते हैं जिस क्षेत्र में आज घग्गर नदी बहती है वहां पर कभी सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन वर्तमान में तो सरस्वती नदी दिखती नहीं है, विलुप्त हो चुकी है, मर चुकी है। इसलिए मृत नदी, तो घग्गर नदी को हाँ डेड रिवर भी कहते हैं, मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला फैक्ट लिखें आप। लिखो, ये घग्गर बेसिन का जो मैदान है या घग्गर का जो क्षेत्र है, इसको मैदान ही तो बोल रहे हैं हम, तो ये मैदान सरस्वती नदी के कारण निर्मित हुआ था। और उस क्षेत्र में अभी नदी कौन सी बहती है? घग्गर। तो इस मैदान को, सरस्वती मैदान को हम क्या कहते हैं? घग्गर मैदान भी कहते हैं। देखिएगा, यह मैदान
वैदिक कालीन सरस्वती नदी, यह मैदान वैदिक कालीन सरस्वती नदी के द्वारा विकसित हुआ था। जो कि वर्तमान में मृत नदी के रूप में, मृत नदी के रूप में घग्गर का मैदान कहलाता है, या घग्गर नदी का मैदान कहलाता है। कैसे स्टार्ट करेंगे वापस? हाँ, हो सकता है वो नदी नहीं बनेगी, फिर वो तो नहर ही बनी। नदी उसको कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से बहती हो। आप अगर कोई नदी कोई बना सकता है क्या? नदी नहीं बना सकते, आप नहर बना सकते हो, बड़ी नहर बना सकते हो। हाँ हाँ, हो सकता है, जिससे भूगोल बहता है, उन्होंने खोज करी होगी भाई इस क्षेत्र में बहती है तो उस क्षेत्र में बहेगी। लेकिन हाँ, पानी भी आप वो लेके आ जाओगे, हिमालय का पानी भी लेकर आ जाओगे, चलेगा। लेकिन हिमालय का पानी तो नहरों में आ रहा है। आईजीएनपी में किसका पानी आ रहा है? कोई बारिश का पानी थोड़ी आ रहा है, उसमें भी सतलज नदी का ही आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक प्रकार से ठीक है, हम कह सकते हैं भाई सरस्वती नदी राजस्थान में पुनः आ चुकी है। सनातन धर्म से जोड़ देंगे उसको, क्योंकि वैदिक समय की बात है, वैदिक काल की बात है, तो उस समय नदी बहती थी, तो वापस हम सरस्वती नदी लेके, हाँ नाम दे सकते हैं हम, नहर का ही नाम क्या दे सकते हैं? सरस्वती नदी नाम दे दें। बाकी नदी हमेशा प्राकृतिक रूप से ही बनती है। ये तो नहरें बनाते हो आप, बांध बना के आप पानी ला रहे हो, तो वो तो कैसे पानी आ रहा है बताओ? नहरी हुई ना। हालांकि बांध बना के कई दूसरे आजकल दो नदियों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन दो नदियां जब जुड़ रही है तो बीच में तो क्या बनानी पड़ रही है आपको? भाई दो प्राकृतिक रूप से जल बहने के क्षेत्र है, एक नदी इधर से बह रही है, एक नदी उधर से बह रही है। इसमें पानी ज्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, तो यहाँ डैम बना दो, यहाँ से डैम बना के पानी रोक दो, पानी रोक के इधर नहर बना दो, नहर बना के उतार दो, उसमें पानी क्या दिक्कत है? दोनों में बहता रहेगा पानी, इसमें बहता रहेगा और उसमें बहता रहेगा। फिर आगे और डैम बना के और नहरें निकाल दो। ठीक है, तो सिंचाई पेयजल की व्यवस्था करने के हिसाब से सारी परियोजनाएं, बहुउद्देश्य परियोजना आती है कई प्रकार की, तो उसमें हो जाता है। पर आप ये कहना गलत होगा कि भाई नदी लेकर आ रहे हैं। हाँ, उस क्षेत्र में वापस नदी ला सकते हैं, लेकिन उसको नदी नहीं कहकर हम क्या क्या बोलेंगे? वैसे अपन तर्क वितर्क करने से कोई औचित्य नहीं है इसके ऊपर। लिखिएगा, ये गग्गर का जो मैदान वाला क्षेत्र है, इसको प्राचीन समय में योध्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। लिखिएगा, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को, जो गग्गर बेसिन पढ़ रहे हैं ना आप, योध्य क्षेत्र भी कहते थे। क्या कहते थे? योध्य क्षेत्र भी कहते थे। देखो, इस प्रदेश में गग्गर बेसिन का जो क्षेत्र है ना, इस प्रदेश में डैम की समस्या देखी जाती है। डैम की समस्या देखी जाती है। अब सेम की समस्या क्या होती है भाई? दलदली भूमि कब होती है? सुनना मेरी बात, ऊपर का जो जमीन का ऊपर की जो परत, माने कि ऊपर की परत है, ये उपजाऊ है। कैसी है? उपजाऊ है। यहाँ पानी, अब एनी टाइम यहाँ पानी भरा हुआ रहेगा, तो पानी जमीन में जाएगा, जमीन में जाएगा तो नीचे की तरफ जो लवणीय पदार्थ है, क्योंकि आपको पता है ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये कभी न कभी तैतीस सागर का अवशेष रहा था। कभी न कभी क्या है ही, ये प्रूव भी कर दिया भाई, तैतीस सागर समुद्र था कभी। तो इसके जो लवणीय पदार्थ है वो ऊपर की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे? ऊपर पानी भरा हुआ है, नीचे से लवणीय पदार्थ आ रहे हैं, हमेशा पानी भरा रहेगा, तो वो भूमि कैसी हो जाएगी? ऊसर, अनुपजाऊ भूमि हो जाएगी। तो वही एक प्रकार से क्या है? डैम की समस्या। यानी कि जो लवणीय पदार्थ है नीचे जो जमीन में थे, उनका ऊपर आना ही क्या कहलाता है? डैम की समस्या कहलाता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि मैंने लिखा दिया था आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैसे घग्गर नदी पढ़ाऊंगा तब पूरा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना अपने को। अगला लिखो आप शेखावटी प्रदेश।
अब लूनी बेसिन की भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कौन सी नदी पढ़ेंगे हम, लूनी नदी पढ़ेंगे। टेंशन जो लेनी जब मैं बता दूंगा यहाँ ले लो टेंशन तुम। तो गग्गर बेसिन अपना कंप्लीट हो गया। शेखावटी बेसिन या शेखावटी क्षेत्र या शेखावटी प्रदेश, कुछ भी लिख सकते हो आप। लिखो, यह प्रदेश आंतरिक जल प्रवाहित क्षेत्र है। कैसा है? आंतरिक जल प्रवाहित क्षेत्र है। अब देखो, जैसे सर आपने गग्गर बेसिन पढ़ाया हमें, तो गग्गर बेसिन में आपने बताया इसमें मुख्य रूप से हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिले आते हैं। तो इसी प्रकार जो ये शेखावटी प्रदेश आप पढ़ा रहे हैं हमें, शेखावटी क्षेत्र जो पढ़ा रहे हैं, शेखावटी बेसिन जो पढ़ा रहे हैं, इसमें कौन कौन से जिले या क्षेत्र शामिल है? तो लिखिएगा, इस प्रदेश में सीकर, कौमा झुंझुनू, कौमा चूरू व डिडवाना कुचामन का उत्तरी भाग शामिल है। डिडवाना कुचामन का उत्तरी भाग शामिल है। शेखावटी में देखो कौन कौन से आते हैं, 3 जिले तो मुख्य रूप से हो गए, कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू, चूरू। लेकिन पहले नागौर का उत्तरी भाग आता था। किसका? अब नागौर तो नागौर का खुद का क्या हो गया? पुनर्गठन हो गया, नागौर जिले का पुनर्गठन हो गया। डिडवाना कुचामन उसमें से तो बनाया गया है। तो अब नागौर नहीं आकर कौन सा आता है? डिडवाना कुचामन का उत्तरी भाग। और आज भी पुरानी किताबों में आपको क्या मिलेगा? नागौर का उत्तरी भाग। तो आप चाहें तो लिख सकते हो, पुराना कौन सा था? नागौर का उत्तरी भाग। और वर्तमान वाला कौन सा है? डिडवाना कुचामन। देखो एग्जामिनर है, पुराने आंकड़े भी पूछ सकता है। शेखावटी क्षेत्र में शामिल है, जरूरी नहीं आपको डिडवाना कुचामन मिले ही, हो सकता है एग्जामिनर भी अपडेट नहीं हुआ हो। और ज्यादातर जो ये पेपर बनाते हैं ना, ये जवान नहीं होते हैं, ये बूढ़े होते हैं। बूढ़े से तात्पर्य है कि ये एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बुढ़े करंट नहीं पढ़ते, बुढ़े भी करंट पढ़ते हैं। ठीक है ना? पेपर देखा होगा ना आपने, ये जैसे ज्यादातर पढ़ाने वाले कौन होते हैं? जवान जवान ही पढ़ाते हैं ज्यादातर, है ना? लेकिन पेपर बनाने वाले कौन है? बुढ़े हैं। तो जब ही तो बेचारे जवानों ने तो खूब पढ़ाया, लेकिन पेपर में बनाया किसने? बुढ़ों ने। तो वो मिलता नहीं, अपने को नहीं मिलता ना। इतना पढ़ते हैं फिर भी नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ से देते हैं। ऐसी बात नहीं, मिलेगा, आप मेहनत करो। उन्होंने भी तो कहीं से पढ़ा ही होगा, है भाई। आज जो नया बच्चा आ रहा है वो अपडेट ज्यादा रहता है, या जो पुराने व्यक्ति है वो अपडेट ज्यादा रहते हैं? कई लोग पुराने भी बहुत ज्यादा अपडेट रहते हैं, ध्यान रखना। नए तो रहते ही है, नए तो ऑटोमेटिक अपडेट है, ऑटो अपडेट होता है ना, वो है। पुरानों को तो क्या अपडेट करना पड़ता है। चलो लिखो, शेखावटी प्रदेश में क्या लिखा आपने? आपसे पूछा जाए ये शेखावटी प्रदेश का या शेखावटी शब्द का नाम किसने दिया कि इसका एक प्रदेश ये भी होना चाहिए? किसने? मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं जी। मैं भूगोल वेताओं के अनुसार भौतिक विभाजन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने ये 4 भौतिक विभाजन हरिमोहन सक्सेना के अनुसार किए हैं, ऐसे नाम पूछना चाह रहा हूं मैं। लिखिएगा, शेखावटी शब्द WN गॉर्डन, WN नॉर्डन ने दिया था। अब देखो, अगर हम समुद्र तल से इस शेखावटी जो क्षेत्र है, इस शेखावटी क्षेत्र की अगर हाइट देखें हम, ये रहा शेखावटी क्षेत्र की अगर हाइट देखें तो 450 मीटर है। समुद्र तल से कितनी है? 450 मीटर है। लिखिएगा, इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 450
मीटर है। औसत ऊंचाई है ना, हो सकता है किसी जगह ज्यादा हो, किसी जगह कम भी हो सकती है, लेकिन औसत ऊंचाई। लिखो, शेखावटी प्रदेश को शेखावटी प्रदेश को आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की जमीन में इस क्षेत्र की जमीन में चूना पत्थर होता ना, चूने पत्थर की विशाल परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विशाल परतें पाई जाती है, विशाल परत पाई जाती है। अब देखो क्या होता है, कोई नदी बहती हुई आई और वो जमीन में चल गई ना एक बार, तो उन परतों के बीच में बहती रहती है वो, समझे नहीं हो? ऐसे अलग अलग परतें बनी हुई है, अंदर बहुत सारी परतें परतें बनी रखी है ना अंदर, चूना पत्थर वाली। तो अब क्या होता है, जैसे एक बार नदी का पानी अंदर घुस गया तो घुस गया, तो फिर ऊपर आने ही नहीं देती उसको वो परतें, एक उसके सतह के भीतर ही बहती रहती, गैप रहता है इनके बीच में, मतलब तो उनमें बहती रहती। इसलिए तो वहां पे देखा होगा ऊपर नहीं बह के नदियां किस में बहती है, जमीन बहती है, जब इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। और कई नदियां, जब हम नदी चैप्टर पढ़ते हैं तो राजस्थान की नदियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। ऐसी नदियां जो अपना जल किसी झील में या कोई जमीनी क्षेत्र में जाके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो उसको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। दूसरी ऐसी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में ले जाके गिराती है, तो उसे अरब सागर प्रवाह की नदी कहते हैं। और ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो उसको बंगाल की खाड़ी वाली नदियां बोलते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे हम नदी चैप्टर में। बाकी अभी तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंतरिक प्रवाह क्षेत्र क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि क्षेत्र में क्या पाई जाती है, चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं अंदर जमीन में, और उन्हीं में ही इनका जल रिसाव होता रहता है। आगे लिखिए। हाँ वही 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 लिखिएगा। एक मिनट वापिस बोलना, सेंटेंस जमा नहीं। पाई जाती है जिनमें जल प्रवाहित होता है। लिख लिया। अब इस क्षेत्र में विद्यार्थी जोहड़ भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जोहड़ या फिर नाडा। क्या लिखिएगा? इस क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं पाए जाते हैं। एक तो पक्का कुआं होता है, एक कच्चा कुआं होता है। कच्चे कुएं पाए जाते हैं जिन्हें जिन्हें जोहड़ या नाडा, जोहड़ या नाडा कहते हैं। मेरी बात सुनना। जैसे कोई कुआं खोदा, कुआं खोदने के बाद में सामान्यतः कुछ क्षेत्र, जैसे हमारी तरफ जब कुएं खोदते हैं ना, तो कुआं खोदने के बाद में उसमें चारों तरफ सीमेंट की आरसीसी जैसा होता है ना, वो बनाते हैं, उसको पक्का कुआं कहते हैं। ये तो क्या करते हैं, केवल खोदते ही खोदते हैं उसको, बाकी उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं करते कुएं के भीतर, डायरेक्ट खोदते हैं। तो और खोदते जाते हैं, इनके साइडों में से क्या आता रहता है, जैसे माना कि ये कुआं खोदा है ऐसे जमीन में, पानी कहाँ से आएगा इसमें, साइडों में। हमारी तरफ आता है नीचे से पानी, और इनकी तरफ यहाँ कैसे आता है, साइडों में से आता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में नीचे की तरफ चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती है, और उनमें थोड़ा गैप रहता है, और गैप रहता है तो उनमें पानी बहता रहता है अंदर ही अंदर। तो आपने बीच में कुआं खोद दिया, माना कि पानी यूं बह रहा है, देखो इस परत में बह रहा है, इस परत में बह रहा है, इसमें बह रहा है, यूं पानी बहता रह रहा है। अब आपने बीच में से कुआं खोद दिया, कुआं खोद दिया तो पानी इधर से आएगा कि नहीं आएगा, तो कुआं भरेगा, कुआं भरेगा तो हम जो भी इंजन से, ट्यूबवेल, मोटर से उस पानी को क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो कुएं खोदे जाते हैं, कच्चे कुएं खोदे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। और अगर कुएं की गहराई ज्यादा कर देते हो आप,
तो उसको क्या कहेंगे? चोबा। क्या कहते हैं? चोबा। तो आपसे पूछ लिया जाए जोहड़, नाड़ा, चोबा, ये क्या है? ये सब कुएं हैं। आपने लिखा होगा इस क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं पाए जाते हैं जिन्हें जोहड़ या नाड़ा कहते हैं, जिनको या जिनका गहरा भाग चोबी कहलाता है। चोबी या चोबा। लिख लिया? आपको पता है आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखो, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली आंतरिक, मैंने बताया ना 3 प्रवाह तंत्र बताया आपको, तो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी। कौन सी है? लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतली। कौन सी है? कांतली है, ध्यान रखना। तो इस क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है कांतली, जो कि आंतरिक प्रवाह की नदी। जैसे हम अगर देखें, राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम कौन सा है? चंबल नदी। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास नदी। ऐसे फैक्ट याद होने। तो इसी प्रकार आंतरिक प्रवाह में भी आ सकता है। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर भी आंतरिक प्रवाह में आती है, जानना। फोर्ट अब्बास के आसपास जाके क्या हो जाती है? वो विलुप्त हो जाती है, या उससे पहले गंगानगर में विलुप्त हो जाती है, कम पानी आता तो। और ज्यादा पानी आता तो हनुमान जंक्शन में तो आएगी बाढ़, और पानी कहां तक चल जाएगा? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाएगा। आगे पढ़ेंगे जब हम नदी के ऊपर चर्चा करेंगे तब। तो अभी तो आप केवल यहां पे लिख लो, इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कांतली नदी है। कौन सी है? खंडेला टू मंडरेला। कहां बहती है? खंडेला टू मंडरेला। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और मंडरेला में जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अभी नहीं लिखना आपको, इतना ज्यादा फैक्ट नदी थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। क्या पढ़ा रहा हूं? अरे शेखावटी भौतिक विभाजन पढ़ा रहा हूं, भौतिक प्रदेश पढ़ा रहा हूं बस मात्र। नदी चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत आनंद आने वाला है। मात्र 100-125 पेज होने वाले हैं। देखते हैं कितने होते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? कांतली नदी। कांतली नदी को रेखांकित करो, लिखो। यह राजस्थान में बहने वाली, यह केवल, लिखो ना, यह केवल राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, या सबसे बड़ी नदी है? सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह की केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली नदी है विद्यार्थियों, कांतली नदी। कांतली नदी है। अब देखो, कांतली नदी की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। और खंडेला से निकलती है, मंडरेला तक जाती है। उस क्षेत्र को हम कहते हैं तोरावटी। क्या कहते हैं? तोरावाटी या तोरावटी। देखो, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी। लिखिएगा, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है। शेखावटी, तो शेखावटी में ही तोरावटी, ध्यान रखना। शेखावटी जो क्षेत्र है ना, उसी में एक भाग आता है, कौन सा? तोरावटी आता है। आपसे पूछा जाए तोरावटी की पहाड़ियां कहाँ हैं? शेखावटी क्षेत्र में ही है भाई। जो ये कांतली नदी बह रही है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावटी। और वहां पर जो पहाड़ियां पाई जाती है उनको क्या बोलेंगे? तोरावटी की पहाड़ियां। लिखो, इसी क्षेत्र में तोरावटी की पहाड़ियां भी है। तोरावटी की पहाड़ियां भी स्थित है।
देखो, ये जो शेखावटी प्रदेश है इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे तो ये बता दो, शेखावटी प्रदेश को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं और उसमें उत्तर पश्चिम मरुस्थल पढ़ रहे हैं और उसको दो भागों में बांटा गया, शुष्क और अर्ध शुष्क में। हमने शुष्क पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ रहे हैं? अर्ध शुष्क पढ़ रहे हैं। अर्ध शुष्क को हमने 4 भागों में बांट लिया। 4 भागों में से पहला भाग कौन सा है? गग्गर बेसिन। और दूसरा कौन सा लिखा? शेखावटी। तीसरा कौन सा है? नागौर उच्च भूमि। चौथा कौन सा है? लूणी बेसिन। तो इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, शेखावटी क्षेत्र में खेजड़ी जो होती है ना, खेजड़ियों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक संख्या में जो खेजड़ी पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। लिखिएगा, इस क्षेत्र में खेजड़ी का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। खेजड़ी का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो खेजड़ी का सर्वाधिक घनत्व कौन से क्षेत्र में पाया जाता है बताओ? शेखावटी क्षेत्र में। लिख लिया? केंद्रीय शुष्क बागवानी जो केंद्र है बिछवाल बीकानेर में, उसके द्वारा खेजड़ी की एक किस्म तैयार की गई है और उसका नाम है मरुसोबा। क्या नाम है? तो आपसे पूछा है मरुसोबा क्या है, लिख लो वैसे वैसे, ऐसे लिख लो मरुसोबा, थोड़ा सा पॉइंट डाल लो, मरुसोबा। लिख लिया? लिखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र, केंद्रीय शुष्क बागवानी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इस सब्जेक्ट को आपको पुनः नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। आपको अगर पुनः पढ़ना है तो आप यूट्यूब और ऐप पे पढ़ें, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, आपको पता है खुद को। एक सब्जेक्ट को पुनः वापस चालू करने में कितना वक्त लगेगा? और क्या इतने दिन तक बिना नौकरी बैठ रहे होगे यहाँ पे? जल्दी से नौकरी लगो और भागो यहाँ से, रखना ही नहीं है आप लोगों को। नौकरी लग जाओ, कोई सी भी लग जाओ, छोटी मोटी जो भी लगनी है। हाँ, फिर लाना मिठाई लेके पढ़ने आओगे फिर। और फिर बता देता हूँ आप लोगों को, पढ़ लेना सिंसियर होके, क्योंकि ये चीज़ मैं यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ और ऐप पर भी डाल रहा हूँ, और दोनों जगह पढ़ सकते हो आप इसको। नहीं तो वैसे सामान्यतः जब पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन क्लास, तो ये इतना ऐसे जैसे मैं बोल बोल के लिखा रहा हूँ ऐसे नहीं लिखाते हैं, ध्यान रखना। अपना बिल्कुल जैसे ऑफलाइन का जो माहौल है वही ऑनलाइन में दे रहा हूँ मैं आपको। लिख लिया क्या लिखा था? केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र के द्वारा मरुसोबा नामक खेजड़ी की किस्म तैयार की गई है। केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र कहाँ है? बिछवाल। कई बार सुमेलित भी करवा लेते हैं इन संस्थाओं को लेकर ना। बिछवाल में है, और बिछवाल कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। और जितने फैक्ट मैंने लिखा दिए ना वो सारे फैक्ट याद हो जाने चाहिए आपको। केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र कहाँ है? बिछवाल बीकानेर। इसके द्वारा खेजड़ी की कौन सी किस्म तैयार की गई है? मरुसोबा तैयार की गई है विद्यार्थी। लिख लिया? जिसका उद्देश्य सांगरी के उत्पादन को बढ़ावा देना है। मरुसोबा जो किस्म है इसका उद्देश्य क्या है? सांगरी के उत्पादन को बढ़ावा देना है। वो देखना पड़ेगा करंट के हिसाब से। करंट से अभी बिल्कुल भी अपडेट नहीं हूं, लेकिन अब कुछ समय बाद में वापस करंट हम चालू करेंगे, क्योंकि करंट जैसे तैयार करते हैं तो दूसरे सब्जेक्टों को समय नहीं मिलता बिल्कुल भी, और दूसरे सब्जेक्ट तैयार करने जरूरी है। देखो, जोड़ क्या है?
अभी पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसमें, बताओ, बोलो जल्दी बोलो। पानी के कच्चे कुएं जो शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इस क्षेत्र में जोहड़ विकास कार्यक्रम भी चलाया गया है। देखो, इस क्षेत्र में जोहड़ विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? जोड़ कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। अब ये जो जोड़ होते हैं, कच्चे कुएं होते हैं, इनको संरक्षण देने में, इनके लिए मतलब सरकार से योजनाएं चलवाना, सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना, ये सारा मुख्य रूप से भूमिका किसने निभाई है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाला बाबा भी कहते हैं। तो प्रश्न आपके आएगा कि जोहड़ वाला बाबा किसे कहते हैं? जोहड़ वाला बाबा। अब हम सोचते कौन सा बाबा आ गया, जोड़ वाला बाबा। तो जोड़ वाला बाबा का मतलब है कुओं को और संरक्षित करने का काम कर रहा है। क्या लिखा है? लिखिएगा, जोहड़ विकास कार्यक्रम को रेखांकित कर लो। देखो, जोहड़ के संरक्षण के लिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह का विशेष योगदान रहा है, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाला बाबा, जोहड़ वाला बाबा के उपनाम से जाना जाता है। तो कई बार आता है ना, कोई एक तरफ व्यक्ति दे देते हैं, एक तरफ उनके उपनाम दे देते हैं। जोड़ वाला बाबा उपनाम से भी जाना जाता है। देखो, शेखावटी क्षेत्र में बांगर भूमि पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। अब बांगर मिट्टी कौन सी होती है भाई? ऐसी मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई हो, लेकिन अभी नहीं, जिसको लाए हुए कितना समय हो गया हो, काफी समय हो गया हो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी एक प्रकार से, उसी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। या काफी समय पहले नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई हो। एक तो नदी लाती है अभी नई नई, और एक लाती काफी समय हो जाता है, उसको बोलते हैं। एक तो होता है ना बांगर, और एक खादर, नाम नहीं सुना? हाँ, एक तो बांगर होता है, ये तो पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़, और जलोढ़ मिट्टी उसको कहते हैं जो नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है। और एक होती है खादर, खादर नई वाली, बिल्कुल नई उपजाऊ, नई, नई बिल्कुल नई मिट्टी। खादर तो नई को बोलते हैं, और बांगर कौन सी को बोलते हैं? पुरानी मिट्टी को बोलते हैं। देखो यहाँ पर इस क्षेत्र में बीड़ भी पाए जाते हैं। देखो, जोड़ तो याद हो गया आपको, इसमें बीड़ भी पाए जाते हैं। बीड़, बीड़ बोले तो बीहड़ नहीं। हाँ, बीहड़ तो चंबल वाले, ध्यान रखना। बीड़, यहाँ पर जो चारागाह होते हैं, घास के जो मैदान होते हैं, उसको क्या कहते हैं शेखावटी क्षेत्र में? बीड़ कहते हैं। देखिएगा, घास के मैदानों या पशु चारागाह को स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है।
देख लिया। अब आपने चंबल क्षेत्र में देखा होगा, चंबल क्षेत्र के कटाव के कारण ऊंचे ऊंचे ऐसे मतलब दर्रे टाइप के ऐसे बन गए, उबड़ खाबड़ जगह बन गई, उसको बीहड़ कहते हैं। अब ध्यान, एक नोट डाल लें आप, बीड़ शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि बीहड़ चंबल क्षेत्र में पाए जाते हैं। बीहड़ बीहड़ कहां पाए जाते हैं? चंबल क्षेत्र में पाए जाते हैं। देख लिया। आपसे पूछा जाए रोही क्या है? रोही लिखिएगा, पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली का जो पश्चिम भाग है ना, देखो मैं बताता हूं, ये अरावली का उत्तरी भाग है, ये अरावली का दक्षिणी भाग है। सॉरी, कौन सी वाली लिख दी? ये वाली ग्रीन वाली। ये तो उत्तरी भाग कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? पेन चेंज। ये अरावली का दक्षिणी भाग, ये अरावली का उत्तरी भाग, और ये अरावली का, और ये अरावली का। ऐसे तो रहेगा ही। तो इधर वाला जो पश्चिम वाला भाग है, इसमें कुछ हरी पट्टियां पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। लिखिएगा, पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में, या अरावली के पश्चिम में जो हरी पट्टियां पाई जाती है उसे रोही कहते हैं। पश्चिमी अरावली क्षेत्र में जो हरी पट्टी पाई जाती है उसे रोही कहते हैं। लिखो, शेखावटी क्षेत्र या शेखावटी प्रदेश हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। लिख लिया? दो चार हवेलियों के नाम लिख लो। नवलगढ़, नवलगढ़, मंडावा, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, डॉट डॉट कर देना। अब देखो, इस क्षेत्र में ना, शेखावटी क्षेत्र में चूने चूने पत्थर की परतें पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है ना, चूने की चट्टानें पाई जाती है। इन चूनों की चट्टानों की वजह से गर्मियों में तो भयंकर गर्मी पड़ती है और सर्दियों में भयंकर सर्दी पड़ती है। यही कारण है यहाँ अधिक गर्मी और अधिक ठंड पड़ने का, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो तापांतर है, ताप का जो अंतर है, वो भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। लिखिएगा, इस क्षेत्र में, शेखावटी प्रदेश में या इस क्षेत्र में पाई जाने वाली चूने की चट्टानों के कारण गर्मियों में गर्मी, गर्मियों में गर्मी तथा सर्दियों में सर्दी अधिक पड़ती है। गर्मियों में तो क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है, और सर्दियों में सर्दी पड़ती है। किस वजह से? चूने की जो परत पाई जाती है, चूने की जो चट्टानें पाई जाती है, उनकी वजह से। इस कारण इस क्षेत्र का वार्षिक तापांतर, क्या? वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। आपको पता है चूरू में कई बार माइनस में चला जाता है वो टेम्परेचर। लिखो, इस क्षेत्र में पर्यटन हेतु 2003 में, इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु
2003 में 2003 में उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा, अलग अलग मंडल है नहीं, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल के द्वारा फेरी क्वीन नामक ट्रेन भी चलाई गई थी या चलाई गई है। हाँ, फेरी क्वीन। लिख लिया विद्यार्थियों? ठीक है, तो इसी के साथ अपना शेखावटी बेसिन या शेखावटी क्षेत्र कंप्लीट हो जाता है। हर क्षेत्र के बाद में आप थोड़ी थोड़ी जगह जरूर छोड़ना। हर बार अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है तो उसको आप जोड़ लेना। जैसे हम नदियां पढ़ाएंगे, खनिज पढ़ाएंगे, अगर उनकी कोई बातें अगर आपको उचित लगे तो यहाँ लिख लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम नागौरी उच्च भूमि, और नागौरी उच्च भूमि के ऊपर जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद।